नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विद मंतोष में। आज हम लोग कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखेंगे। मैं बताया था आप लोगों से कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में मैं एक वीडियो लाऊंगा और वो भी पूरा विस्तृत चर्चा उसमें करूंगा कोपेन की जलवायु वर्गीकरण से संबंधित। तो आइए शुरू करते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ये है कोपेन महोदय, ये उनका फिगर है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कोपेन महोदय कहाँ के थे? तो ये जर्मन के थे, मतलब ये जर्मनी के थे। ये जर्मनी के थे कोपेन महोदय। प्रश्न पूछता है कोपेन महोदय कहाँ के निवासी थे? तो कोपेन जर्मन निवासी थे, मतलब जर्मनी के थे। ठीक। जर्मन वनस्पति विज्ञानी एवं जलवायु विज्ञानवेत्ता, मतलब ये वनस्पति विज्ञानी भी थे और जलवायु वेत्ता भी थे। इनका पूरा नाम व्लादिमीर पीट कोपेन था। ठीक, व्लादिमीर कोपेन भी लोग कहते हैं। व्लादिमीर कोपेन ने 1900 ईस्वी में विश्व की जलवायु को वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जर्मन वनस्पति विज्ञानी एवं जलवायु विज्ञानवेत्ता व्लादिमीर कोपेन ने 1900 ईस्वी में विश्व की जलवायु को वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उनका यह वर्गीकरण मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव तथा अनुभाविक इम्पीरिकल, वो मात्रात्मक और आनुभाविक है। जो वो जलवायु वर्गीकरण का जो लिए थे टॉपिक, मतलब उसमें वो दो शब्द दिए थे, एक मात्रात्मक और एक आनुभविक। ठीक, और एक प्रश्न पूछा हुआ है कि उनके वर्गीकरण का कौन सा शब्द था, तो वो दिया था मात्रात्मक और आनुभविक। ठीक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटेटिव और इम्पीरिकल। ठीक, ये उनका वर्गीकरण है। उनके इस वर्गीकरण का आधार फ्रांसीसी विद्वान, कौन विद्वान? फ्रांसीसी विद्वान कैंडोल के द्वारा 1874 ईस्वी में प्रस्तुत विश्व की वनस्पति कटिबंध था। मतलब कि जो कैंडोल महोदय थे, ये 1874 में एक वनस्पति कटबंध प्रस्तुत किए थे विश्व लेवल पर, और इनका भी वर्गीकरण उन्हीं के आधार पर है। किसके आधार पर? उन्हीं कैंडोल के आधार पर। ठीक, प्रश्न पूछता है कि इनका वर्गीकरण किसके आधार पर है, तो वो कैंडोल के आधार पर है। ठीक, आगे सन 1931 में, मतलब कि वो 1900 ईस्वी में अपना वर्गीकरण दिए थे सबसे पहले। उसके बाद 1931 ईस्वी में कोपेन ने अपना संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। मतलब जो 1900 में दिए थे अपना वर्गीकरण, उसको फिर संशोधित करके 1931 में प्रस्तुत किए। फिर वो 1936 में पुनः संशोधित रूप में वर्गीकरण प्रस्तुत किए। वो 1931 में संशोधन किए, फिर 1936 में पुनः संशोधन किए। ठीक, जलवायु के वर्गीकरण को प्रदर्शित करने वाला विश्व मानचित्र उनके प्रसिद्ध ग्रंथ, उनका जो ग्रंथ था वो ग्रंडड्रिस डर लीमाकुंडे, उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ था उसका नाम था ग्रंडड्रिस डेर लीमाकुंडे, में उसी वर्ष प्रकाशित हुआ। ये 1936 में इसी में वो प्रकाशित किए थे अपना संशोधित वर्गीकरण। ठीक, आगे
इस वर्गीकरण में भी संशोधन का क्रम चलता रहा, जिसके फलस्वरूप कोपेन-गीगर का संशोधित वर्गीकरण 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उनका फिर संशोधन हुआ, वो अपने खुद संशोधन किए 1948 में और उसका नाम कोपेन-गीगर बताए। ठीक, फिर उसके बाद आगे क्या हुआ कि कोपेन के मौलिक वर्गीकरण का, अब फिर वर्गीकरण का उनके अंतिम संशोधित प्रारूप 1953 ईस्वी में पुनः प्रकाशित हुआ। ठीक, उनका जो अंतिम संशोधित प्रारूप था वो 1953 में पुनः प्रकाशित हुआ और उसका नाम एक कोपेन-गीगर पॉल के वर्गीकरण के नाम से अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। ठीक, किस नाम से? कोपेन-गीगर पॉल के नाम से। आगे कोपेन ने कैंडोल के 5 वनस्पति मंडलों को जलवायु के वर्गीकरण का पुनः आधार बनाया। वो जो कैंडोल 5 वर्गीकरण अपना दिए थे वनस्पति मंडल के, ये उन्हीं को अपना आधार बनाकर वर्गीकरण किया। कौन? कोपेन। किसके वनस्पति मंडल का? कैंडोल के वनस्पति मंडल का कोपेन ने आधार बनाया और उसी का वर्गीकरण किया। अब आगे उनके अनुसार प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण किसी भी प्रदेश की जलवायु का अच्छा संकेतक होता है। बताते हैं कि उनके अनुसार प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण किसी भी प्रदेश की जलवायु का अच्छा संकेतक होता है। किसी भी प्रदेश की जलवायु का अच्छा संकेतक कौन होता है? तो वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति। ठीक, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का अच्छी संकेतक होते हैं। आगे फिर वनस्पतियाँ औसत वार्षिक वर्षा एवं औसत वार्षिक तापमान द्वारा प्रभावित होती हैं। बताते हैं कि वनस्पतियाँ औसत वार्षिक वर्षा और औसत वार्षिक तापमान द्वारा प्रभावित होती हैं। कोपेन ने इस 5 वनस्पति मंडलों के आधार पर विश्व की जलवायु को 5 बृहद प्रकारों में विभाजित किया है। कोपेन कैंडोल का जो 5 वनस्पति मंडल था, उसी को ये 5 विश्व की जलवायु को 5 बृहद प्रकार में विभाजित किए हैं। अब वो कौन कौन से विभाजित किए हैं प्रकारों में? देखिए, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी के कैपिटल लेटर A, B, C, D तथा E से नामित किया है। A, B, C, D और E से। ठीक, अब ए में क्या रखे हैं वो देखिए। ये जलवायु में शीत ऋतु रहित उष्ण कटिबंधीय जलवायु। बताते हैं कि शीत ऋतु रहित मतलब कि जहाँ शीत ऋतु रहित हो। ठीक, मतलब कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। दूसरा रखे हैं बी जलवायु को गर्म व शुष्क जलवायु में, गर्म और शुष्क जलवायु में दूसरे को रखे हैं। ठीक, तीसरा जो है वो सी है। सी जलवायु को सामान्य शीत ऋतु वाली मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु या उष्णार्द्र समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत रखे हैं। उष्णार्द्र समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत रखे हैं। ठीक, अगला डी जलवायु को मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु या शीत वन जलवायु, मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु या शीत वन जलवायु के अंतर्गत रखे हैं। अगला रखे हैं ई जलवायु को ध्रुवीय जलवायु, ई जलवायु को ध्रुवीय जलवायु या ग्रीष्म ऋतु अनुपस्थित जलवायु के अंतर्गत रखे हैं ई जलवायु को।
अब फिर से देख लीजिए, बहुत बार यहाँ से प्रश्न बनता है। ए जलवायु को शीत ऋतु रहित उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के अंतर्गत रखे हैं। बी जलवायु को गर्म और शुष्क जलवायु के अंतर्गत रखे हैं। सी जलवायु को सामान्य शीत ऋतु वाली मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु या उष्णार्द्र समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत रखे हैं। डी जलवायु को मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु या शीत वन जलवायु के अंतर्गत रखे हैं। ई जलवायु को ध्रुवीय जलवायु या ग्रीष्म ऋतु अनुपस्थित जलवायु के अंतर्गत रखे हैं। ठीक, आगे बताते हैं कि इन कैपिटल लेटर के अलावा कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण हेतु विशिष्ट अर्थों में निम्न स्मॉल लेटर का प्रयोग किया है। अब कौन कौन सी स्मॉल लेटर का प्रयोग किए हैं, ठीक, आइए उसमें देख लेते हैं। क्योंकि कैपिटल लेटर में तो ए, बी, सी, डी और ई शब्द रखे हैं। अब स्मॉल में कौन कौन से रखे हैं? स्मॉल में स्मॉल एफ को वर्ष भर वर्षा के अंतर्गत रखे हैं। वर्ष भर वर्षा मतलब स्मॉल एफ वर्ष भर वर्षा। स्मॉल एम मानसूनी जलवायु। स्मॉल डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु। स्मॉल एस शुष्क ग्रीष्म ऋतु। फिर से देख लीजिए, स्मॉल एफ वर्ष भर वर्षा। स्मॉल एम मानसूनी जलवायु। स्मॉल डब्ल्यू शुष्क ऋतु शुष्क शीत ऋतु। स्मॉल एस शुष्क ग्रीष्म ऋतु। ठीक, अब आगे बताते हैं कि इस आधार पर कोपेन ने जलवायु को पांच प्रमुख समूह एवं 11 जलवायु प्रकारों में बांटे हैं। 5 प्रमुख समूह, 5 प्रमुख, ठीक, ये सब प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 प्रमुख और 11 जलवायु प्रकार, 11 जलवायु प्रकार में विभाजित किए हैं। ठीक, अब वो विभाजित कैसे कैसे किए हैं उसके बारे में आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के अंतर्गत क्या है? इसमें प्रत्येक माह का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रत्येक माह का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऐसी जलवायु में शीत ऋतु नहीं होती है। वार्षिक वर्षा की मात्रा अधिक होती है तथा वाष्पीकरण से वर्षण सदैव अधिक होता है। मतलब कि यहाँ पे वर्षा इतनी अधिक होती है कि उसकी अपेक्षा वाष्पीकरण कम होता है। ठीक, इसलिए वर्षण सबसे अधिक होता है। आगे, अब एफ जो ए है, अब ए जलवायु वर्गीकरण को फिर से विभाजित किए हैं। किसमें? देखिए, ए को विभाजित किए हैं ए एफ में। ठीक, ए एफ में, ए एफ मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु। अभी हम लोग एफ देखे थे, स्मॉल एफ की वर्ष भर वर्षा, तो ए बराबर उष्णकटिबंधीय और एफ वर्षा जलवायु मतलब अधिक वर्षा। ठीक, अब इसमें शुष्कतम महीने में भी वर्षा 6 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मतलब कि एकदम शुष्क महीने में भी यहाँ पे वर्षा होती है कम से कम 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये एफ के अंतर्गत। ठीक, एफ वर्षा का मौसमी वितरण समान होता है तथा वार्षिक एवं दैनिक तापांतर न्यून होता है। इनका वार्षिक एवं दैनिक तापांतर न्यून होता है और वर्षा का मौसमी वितरण समान होता है। किसका? एफ का, स्मॉल एफ का। ठीक, आगे
एएफ प्रकार की जलवायु का अक्षांशीय विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर 0 डिग्री से 5 या 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक होता है। ठीक, 0 डिग्री से 5 या 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ तक होता है। ठीक, कोपेन के एएफ जलवायु प्रकार का उन्नयन समुद्र तल से 1000 मीटर तक होता है। जो कोपेन का एएफ जलवायु प्रकार का उन्नयन समुद्र तल है वो 1000 मीटर तक का होता है। कितना? 1000 मीटर तक का। ठीक, ये तो हो गया एएफ जलवायु का। अगला है एडब्ल्यू जलवायु। अब एडब्ल्यू जलवायु में क्या है? एडब्ल्यू जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु। ठीक, ए बराबर उष्णकटिबंधीय आर्द्र और डब्ल्यू शुष्क जलवायु। ठीक, और इसे सवाना तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। एडब्ल्यू को सवाना तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। कितने बार ये प्रश्न में पूछा है कि सवाना तुल्य जलवायु को कोपेन ने कौन से अक्षर से प्रदर्शित किया है? तो एडब्ल्यू से, कैपिटल ए स्मॉल डब्ल्यू से सवाना तुल्य जलवायु को प्रदर्शित किया है। ठीक, अगला है एएम जलवायु। ठीक, एएम जलवायु मतलब उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक, ए बराबर उष्णकटिबंधीय, एम बराबर मानसूनी। ठीक, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु एएम। अगला है बी जलवायु। ठीक, अगला है बी जलवायु। ठीक, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु हो गया। दूसरा है बी शुष्क जलवायु। अब इसके अंतर्गत कौन है? आइए देखते हैं। इसमें पहला है बी डब्ल्यू। तो बी डब्ल्यू मतलब कि शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। बी डब्ल्यू शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। ए बी डब्ल्यू कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू। ठीक, कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू मतलब शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। अब शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दो भागों में बांटा गया है। अब इसको दो भाग में बांटा गया है। ठीक, इसमें पहला है बी डब्ल्यू एच मतलब कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एच। बी डब्ल्यू एच मतलब कि उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु। इसके मतलब कि ये सहारा तुल्य जलवायु भी इसे बोलते हैं। इसे सहारा तुल्य जलवायु भी बोलते हैं। किसको? बी डब्ल्यू एच जलवायु को। ठीक, दूसरा है कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल के मतलब बी डब्ल्यू के। तो मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तानी जलवायु, मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तानी जलवायु के अंतर्गत बी डब्ल्यू के को रखा गया है। ठीक, मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तानी जलवायु। अगला है बी का जो दूसरा प्रकार है वो है बीएस। बीएस बीएस अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। ये दूसरा है बीएस अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। अब इसके अंतर्गत दो हैं। कौन कौन से? एक है बीएसएच कैपिटल बी कैपिटल एस और स्मॉल एच। बीएसएच मतलब कि उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु बीएसएच। और बीएसके के अंतर्गत मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु मतलब कैपिटल बी कैपिटल एस और स्मॉल के अंतर्गत मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु को रखा गया है। ठीक, ये हो गए बीएस के दो भाग। ठीक, ये बीएस के दो भाग हो गए, वो बी डब्ल्यू के दो भाग हो गए। ये दोनों बी जलवायु के अंतर्गत आएगा। तीसरा है सी जलवायु।
अब सी जलवायु के अंतर्गत क्या है, मतलब समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु, समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, देखिए इसमें पहला है सी और एफ, मतलब कैपिटल सी और स्मॉल एफ, मतलब वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा मतलब समशीतोष्ण वर्ष भर वर्षा वाली आर्द्र जलवायु या पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, इसे बोलते हैं पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। किसको, सी एफ को, सी एफ को बोलते हैं पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। ठीक, और अगला है सी डब्ल्यू, मतलब कि कैपिटल सी और स्मॉल डब्ल्यू। अब इसके अंतर्गत शीतकाल शुष्क आर्द्र उपोष्ण समशीतोष्ण जलवायु, इसे बोलते हैं शीतकाल शुष्क आर्द्र उपोष्ण समशीतोष्ण जलवायु या चीन तुल्य जलवायु, इसे बोलते हैं या चीन तुल्य जलवायु। ठीक, चीन तुल्य जलवायु। सी एफ पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, सी डब्ल्यू चीन तुल्य जलवायु। अगला है सी एस। अब सी एस के अंतर्गत कौन है, इसके अंतर्गत मतलब ग्रीष्मकाल शुष्क उपोष्ण समशीतोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म वाली जलवायु या भूमध्य सागरीय जलवायु, या भूमध्य सागरीय जलवायु, सी एस को बोलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, सी एस को भूमध्य सागरीय जलवायु से दर्शाते हैं। ठीक, अगला देखते हैं अब डी जलवायु। डी, अब डी जलवायु शीतोष्ण जलवायु या टैगा जलवायु, शीतोष्ण जलवायु या टैगा जलवायु। ठीक, डी वाला है शीतोष्ण जलवायु या टैगा जलवायु। अब इसके अंतर्गत भी दो हैं, कौन कौन, डी एफ और डी डब्ल्यू। ठीक, कैपिटल डी स्मॉल एफ। ठीक, तो कैपिटल डी स्मॉल एफ, इसके अंतर्गत डी एफ के शीतार्द्र जलवायु जिसमें शुष्क ऋतु नहीं होती है, मतलब शीतार्द्र जलवायु जिसमें शुष्क ऋतु नहीं होती है, डी एफ के अंतर्गत रखा गया है। और डी डब्ल्यू के अंतर्गत शीतार्द्र जलवायु जिसमें शीतकाल शुष्क होती है, मतलब इसमें शीतार्द्र जलवायु जिसमें शुष्क ऋतु नहीं होती है और शीतार्द्र जलवायु जिसमें शीतकाल शुष्क होती है। ठीक, और ये हो गया डी डब्ल्यू, ये हो गया डी के, मतलब डी के दो भाग हो गए। ठीक, अब अगला है ई। ई जलवायु, मतलब कि ई को ध्रुवीय जलवायु, ई को ध्रुवीय जलवायु कहते हैं, मतलब कि ध्रुवीय जलवायु को ई से दर्शाया गया। अब इसके अंतर्गत दो हैं, कौन कौन से दो हैं, इसमें पहला है ई एफ। ई एफ मतलब कि कैपिटल ई और कैपिटल एफ। ठीक, ई एफ को ई टी होगा, सॉरी, ई और टी, ई टी, ई टी। ई टी को टुंड्रा जलवायु बोलते हैं, ई टी को टुंड्रा जलवायु बोलते हैं। और ई एफ को हिमाच्छादित जलवायु बोलते हैं, सतत हिमाच्छादित। ई एफ को हिमाच्छादित जलवायु बोलते हैं और ई टी को टुंड्रा जलवायु बोलते हैं। ठीक, हो गया क्लियर। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ था, ये ई टी है, मतलब कि टुंड्रा जलवायु, और ई एफ सतत हिमाच्छादित जलवायु। ये था पूरा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन जो है 1874 के कैंडोल के
जो दिए थे कैंडोल महोदय, उनके आधार पर वर्गीकरण किए हैं। सबसे पहले 1900 ईस्वी में दिए थे, उसके बाद 1931 में संशोधन किए, फिर 1936 में संशोधन किए, फिर 1948 में संशोधन किए, फिर उसके बाद संशोधन करके 1953 में प्रस्तुत किए। ठीक, कोपेन गीगर पोल के नाम से। ठीक, ये तो हो गया कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अगर 2-3 बार आप लोग वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।